नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय, पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं ये प्रश्न चलाने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा युग है वो आधुनिक युग है, वो टेक्नोलॉजी का युग है। हमारे जीवन में रोज पूरे दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो चाहे वो परोक्ष रूप से। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से हम सबसे पहले प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। आधुनिक युग यह टेक्नोलॉजी का युग है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा जीवन टेक्नोलॉजी के अधीन बनकर रह गया है। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी दिनचर्याएं में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं। ये उदाहरण आप देख पाएंगे, जैसे सिनेमा घर की टिकट बुक करवाना। अगर हम मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा घर की टिकट बुक करवाते हैं, तो भी आज देखो कंप्यूटर के द्वारा हमें टिकट दिया जाता है। अगर हमें संगीत सुनना है तो हम किस में सुनेंगे? किसी को सामने बैठा के तो बोलेंगे नहीं, गाओ मैं सुनूंगा, ऐसा तो संभव है नहीं। भले घर का ही कोई व्यक्ति हो वो भी नहीं गाएगा। इसलिए हमें रेडियो, टेप या मोबाइल या किसी अन्य प्रकार का जो होम थिएटर वगैरह है उसका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तब हम संगीत क्या है सुन पाते हैं। ड्राइविंग के समय रास्ता जानने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है विद्यार्थी मित्रों कि जब हम कहीं जा रहे हों, और आज के समय में हमें किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बार बार रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर जब मैप आप डालते हो आपको पूरा रास्ता बताता है और आपकी गाड़ी उसी दिशा में घूमेगी जो वहाँ का लोकेशन होगा, जो आपने वहाँ पे नाम डाले होंगे। एकदम सरलतापूर्वक हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगला है विद्यार्थी मित्रों वस्तु खरीदने के लिए। अब विद्यार्थी मित्रों वस्तु खरीदने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता है कि आज के इस आधुनिक युग में वस्तु खरीदने के लिए सबसे पहले देखो अमेजोन नामक कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। अमेजोन, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। हम घर बैठे इस ऐप से, इसके द्वारा हम कोई भी वस्तु अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थी मित्रों फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इस फ्लिपकार्ट से भी आप कोई भी वस्तु घर बैठे आसानी से सरलतापूर्वक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इन कार्ड के द्वारा हम घर बैठकर वस्तु की खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है विद्यार्थी मित्रों बिल का भुगतान करने के लिए। बिल का भुगतान करना मतलब लाइट बिल भरना हो या कोई और बिल भरना हो, जो भी आपका मतलब बकाया हो, आपको किसी को पैसे का लेन देन करना हो, उसका आपका ट्रांजैक्शन करना हो, इस तरीके से अनेक प्रकार की जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, जो भी लेन देन करना है वह पेटीएम के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेटीएम के द्वारा। दूसरा है विद्यार्थी मित्रों गूगल पे के द्वारा। तीसरा है विद्यार्थी मित्रों पे फोन के द्वारा। इन सब के द्वारा हम सरलतापूर्वक कोई भी प्रकार का बिल का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पर गए हो, हमेशा कैश रखना संभव नहीं है, अधिक मात्रा में रखना संभव नहीं है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। आप इन सारी सुविधाओं के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले विक्रेता को, सामने वाले लेनदार को आप दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों अगला पॉइंट है पढ़ाई करने के लिए। आज के इस आधुनिक युग में पढ़ाई करने के लिए देखो लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, अन्य ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो ऑनलाइन गूगल पर से हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज के इस युग में
बहुत सारे विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं होती है। तो जो प्रोफेसर, जो टीचर्स के लेक्चर होते हैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे डाउनलोड करके, उन्हें आसानी से सरलतापूर्वक घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तावना में हम इतनी सारी जानकारी प्राप्त किए, आप अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं विद्यार्थी मित्रों, जिन विद्यार्थियों तक मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है या ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे अगले वीडियो और बने हुए वीडियो उन तक पहुंच सके, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और विद्यार्थियों मित्रों, अगर इन वीडियो में समझाने में या समझने में कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसमें अगले वीडियो में परिवर्तन कर सकूं, सुधार कर सकूं और आप लोगों को समझने में सरलता रहे। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो विद्यार्थी मित्रों, टेक्नोलॉजी का ये जो उपयोग है, तो कितने उपयोग हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। टेक्नोलॉजी का उपयोग आज हम अपने जीवन में करते हैं, हर तरीके से करते हैं। सुबह उठने के साथ से लेकर रात को सोने तक हमारे जीवन में विद्यार्थी मित्रों टेक्नोलॉजी का उपयोग सतत होता रहता है। इस तरह से सबसे पहला टेक्नोलॉजी का उपयोग है विद्यार्थी मित्रों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब जिसे हम सीडी कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी मित्रों 5 उपयोग हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी मित्रों कितने उपयोग हैं? 5। नंबर 1, प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए। नंबर 2, एक्सेल वर्कशीट। नंबर 3, आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। नंबर 4, अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। नंबर 5, अन्य साधन। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर हमें कोई भी परिभाषा और मुद्दे याद करने हैं तो आप उसे पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद उसे शांति से, प्रेम से याद करिए, ताकि आपको लंबे समय तक वह याद रहे। अब विद्यार्थी मित्रों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो पहला उपयोग है प्रेजेंटेशन बनाने और तैयार करने के लिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र के सिद्धांत या अटपटी सांख्यिकी जानकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा खूब सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। किसके द्वारा समझा सकते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, जिसे पीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो उदाहरण है, अंदाज पत्र को समझाने के लिए 3 स्लाइड बनाकर समझ सकते हैं। कितनी स्लाइड बनानी विद्यार्थी मित्रों? 3। नंबर 1 स्लाइड में अंदाज पत्र का अर्थ और उसके खाते होंगे। एक स्लाइड में क्या बनेगा? अंदाज पत्र का अर्थ बनेगा और उसके खाते। जबकि विद्यार्थी मित्रों, दूसरी जो स्लाइड बनेगी उसमें अंदाज पत्र के खातों की जानकारी होगी। क्या होगी? अंदाज पत्र के खातों की जानकारी। अब जानकारी में कैसा होगा? जैसे चालू खाता है, महसूली खाता है, मूड़ी खाता है, इन सब खातों का समावेश किया जाता है। तीसरी जो स्लाइड बनेगी विद्यार्थी मित्र, अपने देश का अंदाज पत्र उसमें दर्शा सकते हैं। जैसे जो देश है अपना भारत देश है, तो भारत देश का क्या करेंगे? अंदाज पत्र जो भी होता है, आप कक्षा 11 में अंदाज पत्र पढ़कर आए हैं, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि अंदाज पत्र क्या होता है। तो उसे दर्शा सकते हैं और उसे शीघ्रता से याद भी कर सकते हैं। इस तरह से पहला पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों कि प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग था वो पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्र एक्सेल वर्कशीट। क्या एक्सेल वर्कशीट क्या है? तो अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग होता है। मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, सांख्यिकीय जानकारी मतलब आंकड़ा शास्त्र। आंकड़ा शास्त्र मतलब अंकों में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम सांख्यिकीय जानकारी के नाम से जानते हैं।
अब विद्यार्थी मित्रों, संशोधन करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं, जो निष्णांत होते हैं, जो लोग किसी भी चीज़ की संशोधन करते हैं, वो अत्यंत बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय जानकारी की जांच करते हैं, संख्या में जांच करते हैं, अधिक से अधिक अंकों को इकट्ठा करना पड़ता है जब हम कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटा सा अगर मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि आपके दो मित्र हैं, सोहन और मोहन। आप सुबह 10 बजे सोहन को बोलिए कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जाए और रास्ते में जितनी बाइक खड़ी हैं उसको गिनते हुए जाना है। ठीक है, 1 किलोमीटर जहाँ पूरा होता है वहाँ पर वह रुक जाए और गिन लिए रास्ते में कितनी बाइक उसे मिली। ठीक है, अब उसके बाद 11 बजे मोहन को आप भेजिए, वह भी उसी 1 किलोमीटर पे अगर जाता है तो उससे को भी बाइक की संख्या गिनने के लिए कहा जाएगा। तो अब दोनों के अंक विद्यार्थी मित्र एक समान नहीं आएंगे, दोनों के अंकों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो 10 बजे विद्यार्थी सोहन गया था, आपका मित्र गया था, उस समय बहुत सारी बाइक की संख्या वहाँ पर रही हो, और जब 11 बजे मोहन गया तो बाइक की संख्या कम और बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए दोनों के अंक एक समान नहीं बनेंगे। इस तरह से एक्सेल वर्कशीट के द्वारा कोई भी जानकारी का प्रतिशत औसत योग बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। औसत निकालना आपको अच्छी तरह से पता है, उसका योग करना है तो बहुत कम समय में ही प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल वर्कशीट यह सांख्यिकी जानकारी का प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम है। एक्सेल वर्कशीट क्या है? सांख्यिकी जानकारी का जो प्रोसेस करना है उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अपना यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग के दूसरा पॉइंट एक्सेल वर्कशीट पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अनेक प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर क्या है? भंडार है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर शिक्षक बन सकता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जो शब्द ऐड किए गए हैं वही आपको बताएगा, लेकिन शिक्षक तोड़ मरोड़ करके नए शब्दों का भी उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कंप्यूटर कितना भी महान हो लेकिन वह शिक्षक नहीं बन सकता, ये बात सत्य है। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो अनेक प्रोग्राम है जिसके द्वारा अर्थशास्त्र की विविध आकृतियां एवं आलेख बनाए जा सकते हैं, परंतु विद्यार्थी मित्र कंप्यूटर में आकृति या आलेख बनाने के लिए हमें MS वर्ड, क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे MS वर्ड और एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थी मित्रों? एक्सेल की, तो ही हम बना सकते हैं। जैसे सामान्य वर्ड फाइल में पूर्ति रेखा एवं मांग रेखा जैसी सरल आकृतियां बनाई जा सकती हैं। किसमें बनाई जा सकती हैं? वर्ड फाइल के अंदर। और एक्सेल शीट द्वारा सांख्यिकीय जानकारी के लिए आकृति एवं आलेख बनाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अपना यहाँ पे तीसरा पॉइंट आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम पूरा होता है। अब हम चर्चा करेंगे अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ की सुरक्षा करना, बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि मैं इस पॉइंट को समझाने से पहले सुरक्षित जो शब्द है इसके बारे में अगर आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आपका घर है, कोई भी गेहूं का अगर मैं उदाहरण लूं तो गेहूं आपने ऐसे खुले में कहीं पर भी रख दिया है तो उसमें भेज लगेगा, ठीक है, उसमें दीमक लग जाएगा, उसमें कीटाणु लग जाएंगे, उसमें पानी पड़ेगा तो सड़ जाएगा। लेकिन अगर उसी गेहूं को हम किसी पीपड़े के अंदर, किसी बर्तन के अंदर कहीं व्यवस्थित सुरक्षित रखते हैं तो विद्यार्थी मित्रों, आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हम कोई व्यक्ति को अच्छी जगह, व्यवस्थित जगह रखते हैं तो उसकी क्या सुरक्षा होती है, और अगर हम उसे अच्छी जगह नहीं रखते हैं तब उसकी क्या सुरक्षा होती है।
तो आगे की जानकारी हम इस पॉइंट के अंदर समझेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन में असंख्य सामग्री की जरूरत पड़ती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत सारी जरूरत पड़ती है। पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, तो चोपड़ा है, बुक है, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन अगर हम उसे संभाल के नहीं रखते हैं, कंपास बॉक्स के अंदर, पाउच के अंदर या व्यवस्थित बैग के अंदर नहीं रखते, इधर उधर तितर बितर करके फेंक के रखे हों, तो वह हमें ज़रूरत पड़ने पर मिलता नहीं है, टूटा हुआ हमें वह मिलेगा। इस तरह से हमें उसकी सुरक्षा करना चाहिए, व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। अर्थशास्त्र के उच्च अध्ययन के लिए या संशोधन के लिए इस प्रकार की सामग्री अनिवार्य होती है। अब देखो, अर्थशास्त्र के विषय की अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र से मिलता जुलता अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें अर्थशास्त्र के बारे में अधिक जानने के लिए गूगल पे, मोबाइल पे या कहीं पर भी हमें अर्थशास्त्र से जानकारी कलेक्ट करने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि अर्थशास्त्र की सामग्री को नोटबुक या किताबों में सुरक्षित रखने के लिए स्थान एवं देखभाल आवश्यक होता है। आपने एक नोटबुक बनाया, उसमें अर्थशास्त्र विषय का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आपने लिखा और उस नोटबुक को घर में आने के साथ ऐसे फेंक दिया। आपकी माता जी, बहन जी, भाभी ने उसमें झाड़ू पोछा किया, उसके साथ उसमें बेज लगा, पानी लगा। घर में कोई छोटा बड़ा बच्चा है, उसने क्या किया, उसको खेलने के उपयोग में ले लिया, तो उस नोटबुक की सुरक्षा हुई नहीं। वह जो नोटबुक था वह क्या हो गया, बेकार हो गया, उसकी सुरक्षा आपने ढंग से नहीं की। इससे अच्छा है कि आप जब स्कूल से आते हैं तो आप उस नोटबुक को कबाड़ में रखिए, टेबल पर रखिए, मालिए पे रखिए, कहीं ऐसी जगह रखिए कि जहां तक आपके अन्य परिवार के सदस्य पहुंच ना सके और उस नोटबुक की सुरक्षा अच्छी तरह से की जा सके। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब सामग्री को कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। अब जब से आधुनिक युग आया तब से कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी जानकारी। अब जैसे यूट्यूब के द्वारा आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपको नोटबुक या बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसरों के, कॉलेज के, बहुत सारे ऐसे लेक्चरर्स के जो भी लेक्चर होते हैं वह आप ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव होता है उसमें हम उस वस्तु को सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बायोडेटा है, आपने अपना एक बायोडेटा बनवाया है और अब उस बायोडेटा को आपने अगर ऐसे कहीं पे रख दिया, खो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, जीमेल के अंदर, ईमेल के अंदर, कहीं पर भी आपने उसको रख दिया है, आपको जब भी भविष्य में कभी भी, कहीं भी, ऐसा नहीं, कहीं भी, पूरे देश विदेश में भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप साइबर कैफे में जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वाले भाई के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मेरे मेल पे या मेरे इस पेन ड्राइव के अंदर या मेरे इस मेमोरी कार्ड के अंदर मेरा बायोडेटा है, आप मुझे निकाल कर दे दीजिए। तो वह सरलतापूर्वक अपना चार्ज लेकर और आपको आपकी वस्तु उसके अंदर से निकाल के दे देता है। तो अब यहाँ पर आपकी वस्तु ना सड़ती है, ना गलती है, ना बहती है, ना फटती है, ठीक है, उसका कोई नष्ट होता नहीं है। आपने उस वस्तु को एकदम सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा है। अध्ययन सामग्री को सुरक्षित रखने में के लिए आज के समय में जो अध्ययन सामग्री, जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री है विद्यार्थी मित्रों, उसकी सुरक्षा के लिए आज के समय में ड्रॉप बॉक्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ड्रॉप बॉक्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है गूगल ड्राइव होता है। क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? गूगल ड्राइव होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों डिजी लॉकर होता है। क्या होता है? डिजी लॉकर। आपके डिजी लॉकर के अंदर आपका लाइसेंस है, पान कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपने जो मोबाइल नंबर इन सब पान कार्ड, आधार कार्ड या बैंक के अंदर दिया है, डिजी लॉकर को आप डाउनलोड कर लीजिए और डिजी लॉकर डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आप अपना लाइसेंस तक सेव करके रख सकते हैं, ताकि वह अगर आपका कहीं खो भी जाता है अथवा आपका जो पर्स है
जो कागज है वो घर पे रह जाता है। आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले भाई ने आपको पकड़ा, तो आप डिजी लॉकर के द्वारा उन्हें अपनी सारी पहचान जानकारी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से इन सब चीज़ों का आज की तारीख में विद्यार्थी मित्रों अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट पूरा होता है। अब हम अन्य साधन की चर्चा करेंगे। अन्य साधन में है विद्यार्थी मित्रों कि अध्ययन के लिए सांख्यिकी के अग्रिम प्रोग्राम जैसे SPSS, SHAZAM और EBIPS और SAS पर इसकी कीमत अधिक होने से हम इसे खरीद नहीं सकते। मतलब जो अध्ययन सामग्री की वस्तुएं हैं, पढ़ने योग्य जो सामग्री है, जो जानकारी है, जो नोट्स है, आज के समय में लोग उसे क्या करते हैं, SPSS पे रखते हैं। ठीक है। दूसरा है SHAZAM। तीसरा है विद्यार्थी मित्रों EBIPS और चौथा है SAS पर रखते हैं। अब इसको खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। इसको खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, इसके अंदर जानकारी लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक संशोधनकर्ता इन सब का उपयोग करते हैं। इसलिए हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत क्या होती है, अधिक होती है। इसे खरीदने का काम संशोधन और बड़ी संस्थाएं करती हैं, परंतु कुछ सॉफ्टवेयर बिना मूल्य के होते हैं। अब जैसे मेरा बनाया हुआ वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं विद्यार्थी मित्र, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। आपका सिर्फ इतना ही कष्ट करना है कि आपके स्क्रीन पर जो लाल कलर का सब्सक्राइबर दिख रहा है, आप उसे सिर्फ दबाइए, लाइक की बटन दबाइए, बस आने वाले अगले वीडियो भी आप तक सरलतापूर्वक पहुंच सके। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों कुछ बिना मूल्य के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर हमें मिलते हैं, और जैसे कि उसमें हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे पढ़ते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों आज का प्रश्न यहाँ पे पूरा हुआ। एक बार मैं फिर से पुनरावर्तन करना चाहूँगा कि आज हमने प्रश्न पढ़ा अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। टेक्नोलॉजी के उपयोग में विद्यार्थी मित्रों 3 हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब जिसे CD के नाम से हम जानते हैं। आज हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग के 5 उपयोग की जानकारी प्राप्त की, जैसे कि नंबर 1 प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए, एक्सेल वर्कशीट, आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम, अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए और अन्य साधन। तो विद्यार्थी मित्रों धन्यवाद।